दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के माइंड में एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो होगी ये प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर बेस होगी। यानी कि कोई भी मैं हाइपोथेटिकल बातें नहीं करूंगा। यहां पर जो भी बातें आप लोगों को यहां पर मैं बताने जा रहा हूं एग्जाम से रिलेटेड, एक एक बात को आप लोग अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जैसे ही आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे आप लोग अपना स्कोर बढ़ता हुआ पाएंगे। अगर आप लोग अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं किसी भी एग्जाम के रिलेटेड जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, बेसिकली उस पर फोकस रखूंगा। और अगर ये चीजें आप लोग अपने जो प्रैक्टिस टाइम है उसमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं आप लोग जो इग्नोर करते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान इसमें आप लोग देंगे तो आप लोग एक साइड में तो मेरिट लिस्ट के बाहर होते हैं और दूसरी साइड में आप लोग मेरिट लिस्ट में अपना नाम पाएंगे। यानी कि जरा जरा सी गलतियां आप लोगों को करियर में जो मुकाम आप लोग अचीव करना चाहते हैं उसमें रोक देती हैं। अब वो गलतियों से आप लोगों को कैसे बचना है और वो भी एग्जाम के टाइम पर, ये चीजें मैं इस वीडियो के अंदर फोकस करने वाला हूं और बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच पर यहां पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। आखिर क्या क्या बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। सबसे पहले तो किस तरीके से आप लोगों को जो अपना एग्जाम क्वेश्चन पेपर है वो पढ़ना चाहिए और कितनी बार मिनिमम आप लोगों को उसमें को गो थ्रू होना चाहिए कंप्लीट जो टाइम ड्यूरेशन आप लोगों के पास में रहता है। दूसरी बात, आप लोगों को कॉमन सेंस कैसे यूज करना है एग्जाम में। कॉमन सेंस अगर आप लोग अपने एग्जाम में यूज कर पाते हैं तो कई सारे मार्क्स आप लोग अपने एग्जाम में बढ़ा पाएंगे। बेस्ट मेथड कौन सा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का, जो कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर आप लोगों ने कभी उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल अनजान क्वेश्चन है, फिर भी कैसे चांस बढ़ाए जा सकते हैं कि उस क्वेश्चन को आप लोग सही कर सकें। और यही किया जाता है। आप लोगों को क्या लगता है इतने मार्क्स जिसके आ रहे हैं एग्जाम में वो सारी चीजें जानते हैं? नहीं, वो वहां पर टेक्निक और ट्रिक्स यूज करता है जो मैं आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं। और अगर ये आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे अपनी प्रैक्टिस के ड्यूरेशन पे और अपने एग्जाम में, तो आप लोग अपना रिजल्ट भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलता हुआ पाएंगे जैसे कि लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आप लोगों का भी यहां पर सिलेक्शन होगा अगर ये ट्रिक्स आप लोग फॉलो कर चलेंगे तो। इसी के साथ में एग्जाम में टाइम मैनेज कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, ये भी मैनेज करना काफी जरूरी है। अगर आप लोग टाइम को मैनेज नहीं करेंगे एग्जाम में, कई बार आप लोग ऐसे क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं जो कि आप लोगों को बाद में पता चलता है कि यार ये तो मेरे से आते थे क्वेश्चन, इसको तो मैं आराम से अटेम्प्ट कर सकता था, तो वो भी आप लोग वहां पर छोड़कर आ जाते हैं। बेसिकली मैं यहां पर उदाहरण लेकर चलूंगा। मान लीजिए आप लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं और उसमें आप लोगों के पास में 2 घंटे हैं, तो उन 2 घंटों को कैसे यूटिलाइज करना है आप लोगों को कंप्लीटली, उसके बेस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक बात आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है अगर आप लोग वहां पर कोई मेथड यूज नहीं करेंगे, कोई ट्रिक्स यूज नहीं करेंगे, तो आप लोग नॉर्मल लेमैन तरीके से अगर करते जाएंगे काम को तो कभी भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सबसे बेस्ट और सबसे कारगर जो मेथड है यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो है एलिमिनेशन मेथड। नॉर्मली आप लोगों ने ये गणित में यानी कि मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे आप लोगों के सामने है यहाँ पर, जैसे आप प्लस वाई है माइनस वाई है, एलिमिनेट कर दिया वाई को वाई से और यहां पर आप लोगों का सॉल्यूशन आ गया एक्स के टर्म में, क्या आ गया आंसर आप लोगों के सामने 2 आ गया। ये एलिमिनेशन मेथड अब जनरल स्टडी के पेपर में कैसे यूज करना है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और बेसिकली आप लोग अगर एग्जाम में देखेंगे 40 से 50 या 55% जो क्वेश्चन होते हैं खासकर यूपीएससी के पेपर में, वो आप लोगों को यहां पर एलिमिनेशन मेथड से ही यूज करने हैं। नॉर्मली सब चीजें उनके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, कोई ना कोई टर्म ऐसा होगा जो कि आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता होगा, या फिर इसके अपोजिट बोलूं तो बहुत कम आप लोगों को उस क्वेश्चन के बारे में पता होगा। पर फिर भी आप लोगों को कैसे सोल्व करना है वो मैं यहां पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और जो भी मैं आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेनेशन दूंगा वो क्वेश्चन के साथ में दूंगा, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकली एग्जाम में आप लोग उसे फॉलो कर सकें। सबसे पहले तो आपके लिए यहां पर एक टिप है जो कि आप लोगों को हमेशा फॉलो करके चलनी है। जैसे ही आप लोग यहां पर कोई क्वेश्चन इस तरीके का देखें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, सबसे पहले आप लोगों की नजर जानी चाहिए कि पूछ क्या रहा है, यहां पर करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये आप लोगों की सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए। यानी कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग यहां पर ये पढ़िए कि हाँ कैसा क्वेश्चन है और फिर करेक्ट या इनकरेक्ट पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप लोग जैसे आप लोग देखते हैं आप लोगों को लगता है यार ये तो पता है, ये तो पता है, फिर आप लोग आंसर लगा देते हैं बिना ये लाइन पढ़े हुए, मेहनत बर्बाद हो जाती है। मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता हूं कि कैसे आप लोग अटेम्प्ट करना। सबसे पहले मेरी नजर आप लोगों के देखा होगा कि इस पे मैं गोला बनाता हूं, तो एग्जाम में भी आप लोगों को ये करना है। जैसे ही क्वेश्चन देखा उसके ऊपर आप लोगों को गोला बना लेना है कि इस तरीके से कि हाँ ये है, यहां पर करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा गया है। अब यहां पर देखिए बात की जा रही है यहां पर जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी, इसको हिंदी में भूतापीय एनर्जी आप लोग बोलते हैं। तो भूतापीय जो एनर्जी है ये पृथ्वी के अंदर से निकाली जाती है, तो उसी के बारे में पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि जियोथर्मल जो एनर्जी है वो यहां पर पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है उसके अंदर से यहां पर जो हीट होती है वो निकालकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यहां पर इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए आप लोग जानते नहीं है जियोथर्मल एनर्जी क्या है, आप लोगों ने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, यहां पर दूसरी स्टेटमेंट बातें पढ़ेंगे, पहले तीसरी देखिए।
फिलीपीन, तुर्की या फिर न्यूजीलैंड। ये बोला जा रहा है कि ये लीडिंग कंट्री है जहां पर जो कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन होता है, यहां पर जो एक्सप्लोइट किया जाता है, निकाला जाता है यहां पर जियोथर्मल एनर्जी को। इसके बारे में भी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। पर हां, इतना आप लोगों को जरूर पता होगा कि हमारी कंट्री में अगर जियोथर्मल के बारे में आप लोग बात करें तो ज्यादा आप लोगों ने नहीं सुना होगा। अगर बात करें सोलर एनर्जी की, बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोग सुनते हैं। बात करें अगर यहां पर विंड एनर्जी की, वो भी कई बार सुनने को मिल जाता है। तो ये ऐसी चीजें हैं, या फिर आप लोग पानी से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने की बात करें तो ये बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोग सुनते हैं। तो क्या जियोथर्मल एनर्जी के बारे में आप लोगों ने सुना है कि हमारी कंट्री में जियोथर्मल एनर्जी निकाली जाती है? तो ये एक तरीके से किसी ऐसे इंसान से भी आप लोग पूछेंगे ना जो कोई तैयारी नहीं कर रहा है, तो वो भी बता देगा भैया हमने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं। वो भी ऐसे बोल देगा जरा सी देर में। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर बोला गया कि इंडिया में इसकी हाई जियोथर्मल जो पोटेंशियल है हमारी कंट्री में इसका, ये बोला गया है। अगर ऐसा होता तो हम लोग इसको यूज कर रहे होते। तो कहने का मतलब सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। अगर यहां पर करेक्ट पूछा गया है तो आप लोगों को इनकरेक्ट पहले ढूंढना है, और अगर यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है तो आप लोगों को करेक्ट ढूंढना है। यानी कि जो पूछा गया है उसके अपोजिट ढूंढना है, तो क्वेश्चन आप लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ये याद रख लीजिएगा। अगर फॉलो करना है ढंग से, अगर एग्जाम में इंप्लीमेंट करेंगे तो काफी आसानी आप लोगों को रहेगी। अगर आप लोग देखेंगे दूसरा यहां पर गलत है, और आप लोगों को पता है इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। डायरेक्ट बिना क्वेश्चन का पता हुआ ना, तो आप लोगों को पता है जियोथर्मल एनर्जी क्या है, ना आप लोगों को यहां पर इन कंट्री के बारे में पता, किसी के चीज के बारे में कुछ नहीं पता, बस कॉमन सेंस कि हाँ ये सुना है या नहीं सुना है, उसके बेस पर आंसर आप लोगों का सी हो गया, और सी ही आंसर यहां पर सही है। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कैसे देखना है। अभी पहले क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं, फिर पूरे क्वेश्चन के पेपर के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर भी कॉमन सेंस आप लोग यूज करना, देखिए कैसे करते हैं। बात की जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट गोला बना दीजिए, करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है, जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी पुकारा गया है। तो इसके बारे में देखिए बात क्या की गई है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है यहां पर कि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये स्टेटमेंट आप लोग पढ़िए, और यहां पर आप लोग जैसे ही आगे चलेंगे, कहां बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है, नहीं पता है भैया, ठीक है। 100% मेक इन इंडिया, पड़ोसियों का सहायता लिया, नहीं पता है। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर यह बोला गया है कि ये जो है दिल्ली और मुंबई के बीच में चलाई गई, नहीं पता है भैया कहां चलाई गई। हाँ, यहां पर अपने आप इन्होंने दे रखा कि इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर है। आप लोग यहां पर देखिए, सेमी हाई स्पीड बोला जा रहा है और 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बोला जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में अपोजिट हो गई, यानी कि दोनों स्टेटमेंट को अगर आप लोग देखेंगे ना तो कंट्रोवर्शियल चली गई। दोनों स्टेटमेंट एक जगह, दोनों चीजें नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल को एक जगह रख दिया उठाकर। एक साइड में बोल रहे हैं कि सेमी यानी कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड नहीं है, मीडियम स्पीड है। दूसरा बोल रहा है कि हाई स्पीड से दौड़ी दिल्ली और मुंबई के बीच में। तो या तो यहां पर सही होगा सी, ये तीसरी स्टेटमेंट, या सही होगी पहली स्टेटमेंट पर। लेकिन थोड़ा सा और कॉमन सेंस यूज करिए। हमारी कंट्री में जैसी सिचुएशन है, जिस तरीके से ट्रेनें दौड़ाई जाती हैं, आप लोगों ने भी कभी ना कभी ट्रेन में जर्नी की होगी। आप लोगों को लगता है कोई भी ट्रेन ऐसी है जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी कंट्री में आज के डेट में दौड़ रही है? आप लोगों को लग रहा है कुछ ऐसा? तो इस तरीके से भी अगर आप लोग देखेंगे तो ज्यादातर कॉमन सेंस अगर यूज करेंगे तो पहली स्टेटमेंट ही आप लोगों को सही नजर आएगी। इस बेस पर आप लोग बोल सकते हैं पहली स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सही है और यहां पर सी सही है, पर लेकिन इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ये दो तो आप लोगों के आंसर हो ही नहीं सकते। आप लोगों ने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब आप लोगों के पास में बी बच गया और डी बच गया। अब यहां पर भी एक बात ये आ जाती है, जब 2 ऑप्शन आप लोगों के सही पता चल गए और 2 गलत ऑप्शन है, तो अब आप लोगों को यहां पर कोई भी ऐसा अगर आप लोग क्वेश्चन बचता है जिसमें आप लोगों को 2 ऑप्शन पता है, अब यहां पर 50% प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और 50% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन को छोड़ दें, और 50% प्रोबेबिलिटी अगर करेक्ट अटेम्प्ट करेंगे तो सही होगा और 50% गलत होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अगर आप लोगों को एग्जाम में अपना सिलेक्शन लेना है तो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने आप लोगों को एग्जाम में। ये क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जिस तरीके से कट ऑफ जा रहा है उस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में अटेम्प्ट करने ही करने पड़ेंगे जिनमें 2 ऑप्शन के बारे में आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि क्वेश्चन पेपर आप लोगों को यहां पर पूरा पढ़ना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जैसे आप लोग अगर शांत दिमाग से क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए सबसे बड़ी जो ट्रिक है वो है अपना माइंड शांत रखना। और वो कैसे शांत रहेगा, एग्जाम के बीच बीच में एक तो पानी पीते रहिए, दूसरी बात जैसे जैसे आप लोग एग्जाम करते जा रहे हैं गहरी गहरी सांस लेते रहनी है हर 15-15 10-10 मिनट के बाद में आप लोगों को। इससे आप लोगों के माइंड को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों की पूरी होती रहेगी और आप लोगों के माइंड की जो गति है वो बनी रहेगी। और कोशिश करें अगर कुछ भी ऐसा चॉकलेट वगैरह अगर आप लोग रख सकते हैं तो वो जरूर खा लीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि मीठा जो होता है वो आप लोगों की माइंड की जो पावर है और ज्यादा आप लोगों की बढ़ाएगा। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये रिसेंटली अभी स्टार्ट किया गया है, ये जो पुरस्कार है
ये बात की जा रही है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, नाम में ही यहां पर दे रखा है आपदा प्रबंधन, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जा रही है डायरेक्ट। कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। आप लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग छोड़कर चले आएंगे। तो इसी के बारे में अब मैं यहां पर बात करता हूं। जिस तरीके से आप लोगों के पास में 2 घंटे हैं, ठीक है, तो 2 घंटे आप लोगों के पास में 120 मिनट और 100 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के सामने। कोई एग्जाम में जोन सा भी आप लोग दे रहे हैं, मान लीजिए कोई 1 घंटे का या फिर कोई दूसरा एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं, तो टाइम ड्यूरेशन की बात अपने हिसाब से उसी तरीके से आप लोग सेट कर लेना। यहां पर मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहला जो स्टार्टिंग का आप लोग घंटा होना चाहिए मैक्सिमम आप लोगों का, अगर मैं बात करूं लगभग 50 मिनट से लेके 55 मिनट या फिर 45 से 55 के बीच की अगर आप लोग बात करें, 45 से 55 मिनट के बीच में आप लोगों को एक पेपर जो आप लोगों का ये पूरे 100 क्वेश्चन है, इनमें को एक बार गो थ्रू होना है। यानी कि जो पहला आप लोग यहां पर ट्राई है, ये एक बार आप लोग पूरे क्वेश्चन में से गो थ्रू होना है, और 3 बार गो थ्रू होना है। वो कैसे कैसे अभी बता रहा हूं। पहले एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर में से गो थ्रू हो जाइए आप लोग, और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो कि आप लोगों को पता है बिल्कुल सही कि हाँ ये क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% मुझे पता है। यहां पर आप लोगों को ना तो कोई गैस करना है ना कोई ट्रिक लगानी है, यहां पर आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे 110% सही है। और अगर आप लोगों ने पूरे साल ढंग से पढ़ाई की है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को लगभग जो देखने को मिल जाएंगे, ये मेरे हिसाब से 30 से 40 क्वेश्चन आप लोगों के आराम से निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन, जी हाँ, 30 से तो ऊपर निकल ही जाएंगे अगर आप लोगों ने अच्छे से पूरे साल पढ़ाई की है तो अगर यहां पर इस तरीके से आप लोग लेकर चल रहे हैं तो ये पैटर्न आप लोगों को अपनाना है, ठीक है। इसी ड्यूरेशन में आप लोगों को यहां पर उन क्वेश्चन का पता चल जाएगा जिनके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, तो उन क्वेश्चन को आप लोग वहीं पर कट कर दीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल दिमाग में आसपास भी नहीं है मेरे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप लोगों को पढ़कर वहां पे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन को मैं एक बार ढंग से थोड़ा टाइम दूंगा तो इसको अटेम्प्ट कर लूंगा, उसके ऊपर आप लोग गोला बना दीजिए। ये पैटर्न आप लोगों को लेकर चलना है। यानी कि पहले अटेम्प्ट में जब आप लोग जाएंगे 30 से 40 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब यहां पर 30 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। अब आप लोग को ये स्कोर बढ़ाना है। ये सेकंड टाइम जब आप लोग इसको लेकर चलेंगे, यहां पर आप लोग मान लीजिए 50 मिनट के आप लोगों ने मान लीजिए 1 घंटा लगा दिया, चलो जैसे भी तैसे करके। अब आप लोगों के पास में बचा हुआ है कितना, अब आप लोगों के पास में पूरा 60 मिनट बचा हुआ है। नेक्स्ट जो 60 मिनट होनी चाहिए, अब आप लोगों को यहां पर इस तरीके से लेकर चलनी है कि नेक्स्ट लगभग 40 मिनट के अंदर या फिर 35 मिनट बोलूंगा मैं, 35 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को ये अपना नेक्स्ट फेज लेकर चलना है। और यहां पर अगर थोड़ा सा आप लोग और इंटेलिजेंस से काम करेंगे तो पहले जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं उनको अपनी A4 साइज की जो शीट रहती है जिसमें आप लोगों को ये गोले भरने होते हैं उसको फिल कर लीजिए, क्योंकि बाद में कई बार हड़बड़ा जाते हैं और सारे फिल नहीं हो पाते हैं। कई सारे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आप लोग पहला एक बार क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर लिया तो आप लोग अपनी जो OMR सीट है उसमें जो अपना जो भी आंसर आप लोगों को सही लग रहे हैं उनको आप लोग भर लीजिए, ठीक है। अब आप लोग सेकंड उस पर चलिए। सेकंड जो टाइम आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, अब आप लोग ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। जहां जहां पर भी आप लोगों को लगता है 2 ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर समझ में नहीं आ रहा है, वो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि आप लोगों को यहां पर रिस्क लेना ही लेना पड़ेगा। रिस्क नहीं लेंगे तो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर रिस्क नहीं लिया तो फिर इसका मतलब आप लोग अपने आप को बहुत पीछे छोड़कर आ चुके हैं। तो रिस्क लीजिए यहां पर और कोशिश करनी है आप लोग यहां पर कम से कम मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को यहां से निकाल के लेकर आने हैं। 20 से 25 क्वेश्चन से ज्यादा ही ज्यादा आप लोगों को लगभग 20-25 क्वेश्चन आप लोगों को यहां से करने ही करने पड़ेंगे सेकंड राउंड में, जो कि लगभग आप लोगों का लगभग 35 मिनट का होकर चलेगा यहां पर, ठीक है। तो जैसे ही 35 मिनट का हो जाएगा 25 मिनट आप लोगों के पास में बचेगी, और इन 35 मिनट में आप लोगों को फिर जो बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं उनको भी आप लोगों को यहां पर गोला भरना है। यानी कि जो आप लोगों ने फर्स्ट राउंड के बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं फिर वो गोले भर लीजिए। यानी कि अपना काम खत्म करते हुए चलिए, बाद में काम मत छोड़िए, वरना एग्जाम में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और बहुत से बच्चों ने पास्ट में जो एग्जाम दिए उनमें उन लोगों ने प्रॉब्लम फेस की भी होगी, ये आप लोग खुद जानते हैं। ये आप लोग अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि दूसरे बच्चे सीखें कि हाँ कहां आप लोगों से गलती हुई है, और एक दूसरे कमेंट आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस अगर पास्ट में ऐसी गलती की है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके, ताकि दूसरे बच्चे वो गलती ना कर सके। और अपने आप तो आप लोगों को रिपीट करनी ही नहीं है वो एग्जाम में गलतियां। अब जब तीसरी बार आप लोग यहां पर क्वेश्चन पेपर देखेंगे उस टाइम पर आप लोग क्या फोकस करना है, तीसरी बार आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोगों को लगता है अगर आप लोग यहां पर सेकंड टाइम में सेफ जोन में चले गए हैं, आप लोगों का अगर स्कोर यहां पर 75 या फिर 85, 75 से 85 के बीच में अगर हो चुका है, यहां पर जो आप लोगों को ये मेथड बताया इसके बेस पर, तो आप लोग सेफ जोन में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो तीसरे राउंड में आप लोगों को अगर मेहनत कर लगता है कोई क्वेश्चन आप लोग क्रैक कर पा रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ा गया है पहले उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों का स्कोर यहां पर अभी भी आप लोग 60 के एयरफेयर में है, 60 की रेंज में है, तो फिर आप लोगों को तीसरे राउंड में भी रिस्क लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 60 का मतलब है कि उसमें से 2-4 आप लोग गलत होंगे ही होंगे, और आगे चलकर फिर आप लोग अपना
जो लिस्ट में अपना नाम नहीं पाएंगे और आप लोग आगे मेंस लिखने के आप लोग नहीं एक जो पायदान है वो क्रॉस कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को और रिस्क यहां पर लेना पड़ेगा। अगर आप लोग यहां पर लगभग 80 के एरफेर अगर आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, क्योंकि लगभग अगर यहां पर 5-7 क्वेश्चन अगर गलत हो जा रहे हैं तो कट पिट के आप लोगों को कम से कम जो स्कोर है वो क्लियर यहां पर आप लोगों को सेफ जोन में लाकर रख देगा। तो इस तरीके से एग्जाम में आप लोगों को अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करना है। इसी के साथ में कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कैसे पता चलेगा एग्जाम आसान है या फिर टफ है। देखिए, अगर आप लोगों ने साल भर पढ़ाई की है ना, जिस तरीके से आप लोगों ने अगर रेगुलर जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस तरीके से पढ़ाई करनी है, मैंने आप लोगों को इतनी बार चीजें बताई है बीच बीच में, चाहे द हिंदू की वीडियो चाहे नैनो वाली वीडियो। बेसिक पर्पज यही रहता है कि ताकि आप लोग उनको अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकें। अगर आप लोग वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर चल रहे हैं और एग्जाम में आप लोगों ने पूरे साल अच्छी पढ़ाई की है तो आप लोग अपने आप समझ जाएंगे पेपर टफ है या फिर आसान है। अगर यहां पर टफ है तो सबके लिए वो टफ होगा, आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अगर आसान है तो आप लोगों को ज्यादा एक अपने आप को रिलैक्स करने की भी जरूरत नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल क्या होंगे, फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ में कुछ बातें और याद रखनी है। कई बार जैसे ही एग्जाम आप लोग स्टार्ट करते हैं ना तो आप लोगों का जो सेट रहता है उसमें टफ क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टफ क्वेश्चन आ गए स्टार्टिंग में पूरे पेपर में टफ क्वेश्चन है, वो आप लोगों का माइंड बैलेंस जो होता है उसको हिलाने के लिए डाले जाते हैं और बाद में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दिखने को मिलते हैं जैसे कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन सा इंस्टीट्यूट आया है, नीति आयोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को बाद में आप लोगों को मिल जाते हैं। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, ये इंसान का माइंडसेट हिलाने के लिए किया जाता है ताकि बेसिकली जो ये होता है ना प्रीलिम्स, ये सिलेक्शन मेथड होता ही नहीं है, ये एलिमिनेशन मेथड होता है कि हर एक इंसान को एलिमिनेट कर देना जो कि अपने माइंड को स्टेबल नहीं रख पा रहा है, जो कि हड़बड़ा जाता है, जो कि टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो ये एक तरीके से एलिमिनेशन मेथड होता है, ना कि सिलेक्शन मेथड। तो आप लोगों को एलिमिनेशन से सिलेक्शन की कैटेगरी में आना है, ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे। तो बाकी कुछ क्वेश्चन और आप लोग कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें पोर्ट के बारे में पूछा हुआ है, पोर्ट सिटी के बारे में, और ऑप्शन में दे रखा है आप लोग यहां पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो नॉर्मली ये क्या होगा, ये हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया से कनेक्टेड हैं। या फिर नेवी के बारे में कोई बात की जा रही है तो वो भी आप लोग यहां पर इस पर्टिकुलर कोस्टल रीजन से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा। कोई ऐसा कपड़ा है जो वुलन का कपड़ा है तो वो क्या होगा, साउथ इंडिया में तो यूज नहीं होगा क्योंकि गर्मी होती है, नॉर्थ इंडिया में यूज होगा। अगर मान लीजिए उन्होंने बोला ये पर्टिकुलर सोल जो है वो यहां पर यूज हो रहा है केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, और एक दे दिया उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर, तो ऑप्शन क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर होगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। साउथ इंडिया में आप लोग ऐसी चीजें नॉर्मली होती नहीं नजर आएगी। तो ये बेसिकली आप लोग कब यूज कर पाएंगे, इस तरीके से कॉमन सेंस आप लोग तब यूज कर पाएंगे जब आप लोगों का दिमाग जो है वो बिल्कुल शांत रहेगा। तो इसीलिए अगर आप लोग मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में अपने दिमाग को, अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि अभी आप लोगों के पास में जितना भी टाइम बचा है एग्जाम से पहले, कोशिश ये कीजिए एक दिन पहले आप लोगों को बस पढ़ना छोड़ देना है। इससे पहले जितने ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही आप लोगों को वहां पर नैया पार लगाने वाली है। रिवीजन जो भी करना है आप लोगों को वो एग्जाम के थ्रू करना है, यानी कि क्वेश्चन पेपर लगा लगा कर करना है। आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ने नहीं बैठना है, ऐसे आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठ रहे हैं, कोई पेपर दूसरा उठा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाइए, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए, टेस्ट सीरीज लेकर आइए, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन की है, जो भी आप लोग करना है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की। उसके थ्रू ही आप लोगों का रिवीजन अब यहां पर होना चाहिए, क्योंकि वही बताएगा कितनी अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई की है और उसी बेस पर आप लोगों को एग्जाम में पहुंचना है। और हाँ, ये आप लोगों को एक दिन पहले तक तो करना ही करना है। एक दिन रख लीजिएगा जिस दिन एग्जाम हो, उससे पहला दिन आप लोग कुछ नहीं करना है, मूवी देखिए, घूमिए फिरिए, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है वो कीजिए, पर आप लोगों को यहां तक का बिल्कुल आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है जितना ज्यादा आप लोगों से हो सकता है। कोशिश ये करनी है कि एग्जाम से पहले दिन शानदार तरीके की आप लोगों को नींद लेकर जानी है। हालांकि वो नहीं होती है, बोलने वाली बात अलग है, पर लेकिन वो तब आप लोग कर पाएंगे अगर आप लोगों का माइंड शांत होगा और अपने ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट होगा कि हाँ, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है और अच्छे से प्रैक्टिस की है। ये बातें माइंड में क्लियर होगी तो ये भी आप लोग नैया पार कराकर ले जाएंगे। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को जरूर करनी है। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना भी टाइम बचा है, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। अगर जैसे आप लोगों के पास में 15 या 10 दिन बच जाते हैं तो 2-2 क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए एक दिन में, यानी कि अपने आप को इतना टफ बना दीजिए कि एग्जाम में बैठे तो आप लोगों को आसान लगने लगे चीजें। वही तो बोला जाता है कि अगर आप लोग अभी अपने रूम पर बैठकर अपने आप को पसीने में नहा लेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग एंजॉय करेंगे, वरना एग्जामिनेशन हॉल में पसीना आएगा कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया और आप लोगों को हवा भी नहीं लगेगी। तो अगर आप लोगों को उस सिचुएशन से बचना है तो अपना क्वेश्चन से जूझिए, पेपर से जूझिए, अपने आप जूझिए, टाइम कैसे मैनेज करना है वो काम कीजिए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए। ये काम आप लोगों को अपना रूम पर बैठकर करना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को कंफर्टेबल करेंगे।
बाकी मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं आप लोग। यहाँ पर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर। टेलीग्राम हमारा जो चैनल है, यहाँ पर सारे लेक्चर की आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी लेक्चर की अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन दबा लिया कीजिए आप लोग। अगर बेल आइकन नहीं दबा रखा है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर सारी वीडियो का लिंक पोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों से कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपका तो भला होगा, सामने वाले का भला हो जाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।